नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नहीं 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा विधानसभा में यहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर यहां प्रमुख अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र वर्मा जी उपस्थित है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से सम्मान्य श्री नरेंद्र वर्मा जी को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है और उनको पद पे बिठाया गया है। इसी के साथ प्रवक्ता के रूप में मीडिया की प्रमुख जवाबदारी उनको दी गई है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी जवाबदारी आने वाले दिनों में आपको निभानी है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि क्या बड़ा काम आप करना चाहेंगे इस पद पे बैठकर? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के सुप्रीमो, एनसीपी के सुप्रीमो जनाब शरद पवार साहब का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जवाबदारी से मुझे नवाजा है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी जवाबदारी उन्होंने दी है उसको एक जवाबदार तरीके से निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी के जो हमारे सदर है जनाब शरद पवार साहब, उनकी ओर इस वक्त पूरा देश, क्योंकि देश में इस वक्त जो माहौल है वो माहौल बहुत अच्छा नहीं है। हम टेलीविज़न में देखते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो ताना बाना बुना है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में देश की वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो शरद पवार जी की ओर एक आशा से देख रही है कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में एनसीपी के जो सुप्रीमो है उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो समविचारी जो पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको एक मंच पे लाए और आज सरकार को जो प्राथमिकता देनी है, महंगाई की ओर प्राथमिकता देनी है, महंगाई को कम करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम, गैस, घर में उपयोग करने वाले गैसों के दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर तवज्जो देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे नौजवान, कोविड के कार्यकाल में लाखों युवकों ने अपनी नौकरी खोई है, उनको नौकरी देने पे तवज्जो देनी चाहिए। देश में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, उस पे तवज्जो देना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देते हुए और एक अलग प्रकार की राजनीति, यानी इस वक्त उनकी ये कोशिश है कि देश में सिर्फ एक पार्टी, यानी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने मित्र पक्षों को भी किस तरह से समय समय पे कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, तो ये ठीक नहीं है। और ऐसे वक्त पे एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा है, उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है और एक ऐसा नेता जो इस देश की हर पार्टी, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो उनकी तरफ एक आशा से देख रही है। सर, प्रवक्ता होना आज के समय में कितना खतरनाक है आप मानते हो? क्योंकि आज के तक में जैसे संजय राउत जी जैसे बोलते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, तो एक प्रवक्ता के रूप में आपको बोलना है और आपको मीडिया के सामने जाना है, आप अपने आप को कितना संभालेंगे? देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं, मीडिया हमारे लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है और मीडिया की जवाबदारी है कि सच्चाई लोगों के सामने लाए। हर पार्टी का जो प्रवक्ता है उसकी ये कोशिश रहती है कि वो सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। अब वो सच्चाई पहुंचाने में उसको तकलीफें अगर होगी तो वो तकलीफें उस पार्टी को, उस पार्टी के प्रवक्ताओं को के सामने, उस तकलीफों के सामने जाना होगा
और सबसे बड़ी बात है इस देश की जुडिशरी, इस देश की न्यायपालिका। आज अगर जो भी विपक्ष के नेता इस वक्त कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन सबको इस देश की न्यायपालिका में विश्वास है, और वो न्यायपालिका आने वाले दिनों में सच्चाई जो है वो देश के सामने आएगी। सर आपको बहुत बहुत बधाई कि ग्राम पंचायत के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पे आई है, भाजपा फर्स्ट नंबर पे है, शिवसेना चौथे नंबर तक गई है। तो क्या शरद पवार जी के माध्यम से ही आज राष्ट्रवादी इतनी मजबूत हुई है? मैं पहले तो आपको थोड़ा करेक्ट कर लूं कि ये जो 18 जिलों में जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए, उसमें एक नंबर की पार्टी बीजेपी नहीं, वो एक नंबर की पार्टी राष्ट्रवादी बनकर आई है। पिछले 3, 4, 5 दिनों में एक गलत आंकड़े, पहली बात तो ये पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं ये पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो पता चल जाता है कि भाई किस पार्टी का कार्यकर्ता, किस पार्टी का ग्रुप वो चुनाव जीता है, और पिक्चर स्पष्टता से सामने आता है। बीजेपी पिछले 4 दिनों से कह रही है कि हम एक नंबर की पार्टी आई, और उसको आपने भी मान लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि 608 जगहों पे जो चुनाव हुए 18 जिलों में, उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर 210 सीटें जीती है। तो राष्ट्रवादी की महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस भी है, उन्होंने मिलकर 254 सीटें जीती है। तो आघाड़ी के रूप में भी हम आगे हैं, और इंडिविजुअल पार्टी के रूप में एनसीपी ने 173 सीट जीती है और बीजेपी ने 168 सीट जीती है। तो पार्टी के रूप में भी हम नंबर 1 आए हैं इस चुनाव में, और महागठबंधन के रूप में भी हम आगे हैं। तो ये बीजेपी जो है वो गलत आंकड़े लोगों के बीच दे रही है, जो सच्चाई नहीं है। और आने वाले दिनों में जो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका के भी चुनाव होंगे, उसमें आप देखोगे कि एनसीपी और महाविकास आघाड़ी, लोग जो है वो एनसीपी, महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के साथ हैं। लोग महंगाई देख रहे हैं, लोग बेरोजगारी देख रहे हैं, लोग जो कोविड के वक्त जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, ऐसे 20,000 परिवार जिस बच्चों ने अपने या तो माँ को खोया या पिताजी को खोया, उनको महाविकास आघाड़ी ने मदद देने की बात की थी, सरकार ने निर्णय लिया, और ऐसे लगभग 1000 परिवार है, बच्चे जिनके माँ बाप दोनों ही कोविड में गए। ऐसे लोगों को जो मदद देने का निर्णय लिया था, वो इस सरकार ने अब तक मदद उन तक नहीं पहुंचाई है। और हम आपके माध्यम से सरकार को कहेंगे कि कोविड में बहुत बुरे दिन देखे हैं, और जिन बच्चों ने अपने दोनों माँ बाप खोए हैं, माता पिता और या एक, तो उनको जो आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी ने जो उनको यानी सरकार ने निर्णय लिया था, वो उन तक पहुंचे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। सर, 1-2 सवाल हैं। जैसे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद आज जिस हिसाब से हम देखते हैं तो महाविकास आघाड़ी का जो जोश है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखता है। तो आने वाली महानगर पालिका चुनाव हम किस तरह लड़ने वाले हैं? अगर महाविकास आघाड़ी का जोश कम होता तो ये जो 18 राज्यों में चुनाव हुए हैं पंचायत समिति के, तो उसमें महाविकास आघाड़ी सबसे ज़्यादा सीट लेकर नहीं आती। और अगर महाविकास आघाड़ी का जोश कम हुआ होता तो इस वक्त शिवसेना के रूप में आदित्य ठाकरे जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उनको जो प्रतिसाद मिल रहा है, और हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन इसी महीने 11 तारीख को जो तालकटोरा दिल्ली में हुआ, तो पूरे देश से
प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे, जो पूरे देश ने मीडिया में देखा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, खुद राहुल गांधी इस वक्त केरला से, ये उनका 15वां दिन है, वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो निकले हैं और उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद। तो कहाँ जोश कम हुआ है, जोश तो उल्टा बढ़ा है। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि भारत जोड़ो जो विषय उन्होंने लिया है राहुल गांधी जी ने, तो सर राहुल गांधी जी को लोग इतना पसंद करने के बावजूद राहुल गांधी जी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं? कहाँ देखिए, राहुल गांधी का वो व्यक्तिगत निर्णय है। वो पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी उनको जो भी जवाबदारी दी जाएगी, उनको वो पूरी तरह से जवाबदार तरीके से उसको निभाएंगे। अब उनको अध्यक्ष पद, उनकी ये इच्छा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ गांधी परिवार से आता है। इसमें भी सत्यता नहीं है। सीताराम केसरी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, नरसिम्हा राव भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके पहले भी बहुत ऐसे लोग हैं, मैं नाम बड़ी लिस्ट आपको गिना सकता हूं, कि जो गांधी परिवार से, तमिलनाडु के कामराज भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऐसी बात नहीं है। ये बीजेपी जो है लोगों के सामने इतिहास सही तरीके से नहीं रखते, लेकिन लोग बहुत होशियार है। आज का जो आवाम है ये बहुत जागरूक आवाम है। राहुल गांधी जी का ये कहना है कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, इस बार आप गांधी परिवार का नहीं बने, कोई और बने, पार्टी मुझे जो जवाबदारी देगी वो निभाएगी। और इस वक्त उनको बहुत अच्छे उनके पदयात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कुछ दिनों पहले शरद पवार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले 2024 में मोदी जी को हटाना है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम आगे ले आए। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इससे, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता है कि जो सक्षम हैं, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठ सकते हैं। प्रधानमंत्री पद को, उसकी गरिमा को, प्रधानमंत्री के ऑफिस को, इस देश को सुचारू रूप से संविधान के दायरे में रहकर चला सकते हैं। ऐसे कई नाम हैं, कई नाम हैं। तो ये जो आपका कहना है, और वो नाम आपके कितने लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने, कितने लोग कांग्रेस से हटकर बने, बीजेपी के बाहर से बने, यानी हिंदुस्तान के हर कोने कई प्रधानमंत्री। आज भी हमारे पास ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। सर, एक आप प्रसन्न चेहरा हैं, और दूसरी बात, आप लोगों के बहुत दिल में रहते हैं। आने वाली महानगर पालिका के चुनाव में ये उत्तर पश्चिम जिला कितनी सीट्स जीत पाए? देखिए, जहाँ तक महानगर पालिका के चुनाव का सवाल है, इस वक्त महानगर पालिका में प्रशासन बैठा हुआ है पिछले 6-8 महीनों से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने मुंबई के 2 कार्याध्यक्ष है, इस वक्त 6 जिला अध्यक्ष है, और 36 हमारे तालुका के अध्यक्ष और 227 हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं। इनकी लीडरशिप में इस वक्त हर वार्ड में काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि अगर हमने अच्छा ये गठबंधन, महाविकास आघाड़ी का अगर गठबंधन हुआ शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का, तो आप आने वाला महानगर पालिका में आप महाविकास आघाड़ी का मेयर मुंबई महानगर पालिका में देखो। थैंक यू सर। तो ये थे नरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी सवालों के बहुत सुंदर जवाब दिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मी अतुल जैन, हिंदी न्यूज चॅनल नेताने 24/7 आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण आहोत या अंधेरी पश्चिम वर्सोवा विधानसभेत। या ठिकाणी एक पाहुणे म्हणून या आपल्या मुंबईच्या एक नगरसेविका, घाटकोपरच्या वार्ड क्रमांक 131च्या नगरसेविका सौ राखीताई जाधव आपल्यासोबत आहेत। राखीताई, आपला वर्सोवा विधानसभेत हार्दिक स्वागत।
गेली 3 टर्म आपण नगरसेवक होतात आणि गटनेते होतात. या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये राष्ट्रवादीचा नगरसेवक निवडून जाणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. कसं बघता? नाही, मुंबईमध्ये आपण जर पाहिलं तर मुंबईच्या प्रत्येक तालुक्यात राजकीय समीकरण हे वेगवेगळं असतं आणि मग त्या ठिकाणी लोकांमध्ये वावरणारा किंवा लोकांच्या कामी येणारा जो सदस्य असतो त्याला नगरसेवक म्हणून लोक निवडून देत असतात. मला वाटते 5 वर्ष नगरसेवक असणं म्हणजे एक संधी आहे. लोकांनी दिलेली कामं, लोकांना अपेक्षित असणारी नागरी सुविधेची कामं ही प्रस्तावाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मंजूर करून ते आपल्या लोकांपर्यंत आणताना ती एक कसोटीच असते नगरसेवकांना. पण त्याचबरोबर या पदावरती कायम त्या ठिकाणी राहणं आणि कायम लोकांच्या कामी येणं ही देखील आमच्यासाठी एक मोठी जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी त्या ठिकाणी यशस्वीरित्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने एक उमेदवार म्हणून आम्ही पार पाडली आणि म्हणूनच नागरिक त्या ठिकाणी विश्वासाने निवडून देतात. राखीताई, 3 टाईम नगरसेवक निवडून येणं काही छोटी गोष्ट नाही आहे. तुमच्या हाताने चांगली कामं झालेली असेल आणि तुम्हाला हाऊसमध्ये सुद्धा चांगले विषय मांडता आलेले असतील, अशातला एक काय विषय मुंबई शहरामध्ये आज जरी आपण मी स्वतः घाटकोपर विभागामध्ये 3 वेळा नगरसेवक झाली असली तरी त्या ठिकाणी पक्षाने मला गटनेता म्हणून, पक्षाची गटनेता म्हणून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काम करण्याची संधी दिली. त्याचबरोबर आज मुंबई शहराच्या कार्याध्यक्षपदावरती मी कार्यरत आहे. सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे की प्रस्ताव हे अनेक असतात. नागरी सुविधेची कामं किंवा त्या विभागाला अपेक्षित असणारी कामे बरीच असतात. पण लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण त्या ठिकाणी कार्यरत असताना आपल्या लोकांना अपेक्षित असणारं काम जे आहे ते त्यांच्यापर्यंत आणताना, उदाहरणार्थ आज घाटकोपर विभागामध्ये भुयारी मार्ग आहे किंवा रस्त्यांचं रुंदीकरण आहे किंवा नाल्याचं रुंदीकरण आहे, या अनेक विषयांमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी कार्यतत्परतेने आम्ही काम करतो आहे आणि म्हणूनच लोक त्या ठिकाणी आम्हाला निवडून देतात. राखीताई, तुम्ही बघत असाल की महानगरपालिका इतकी मोठ्या 1000 कोटीची महानगरपालिका, सगळ्यात एशियातील सगळ्यात मोठी महानगरपालिका, पण नेहमी त्याच्यावर आरोप लागलेले आहेत आणि नेहमी कामाबाबत त्यांना दोष दिलेला गेला आहे. तुम्ही एक नगरसेविका, गटनेते म्हणून तुम्ही कसा बघता? आरोप तर त्या ठिकाणी सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी होतच असतात. पण त्याचबरोबर त्या सभागृहाची एक गरिमा आहे आणि ती सगळ्याच पक्षांनी त्या ठिकाणी पाळली तर निश्चितपणे मुंबईकरांच्या हितामध्ये कामं होतील. धन्यवाद. ज्या पद्धतीने आपण बघतो की इतक्या मोठ्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने काम झालं पाहिजे, तर त्या पद्धतीने रस्त्याचे खड्डे असे विषय असो, असे अनेक विषय आहेत जे नेहमीच पूर्ण झालेले नाही आहेत. तर तुम्ही एक नगरसेविका आणि गटनेते म्हणून तुम्ही यापुढे कसं बघाल की ही मुंबई आपली कशा पद्धतीने तुम्ही बघताय, व्यवस्थित आहे किंवा काय चुका आहे? लोक म्हणतात, आरोप करतायत, ते खरं आहे? नागरिकांची कामे जी आहे जर होत नसतील तर निश्चितपणे त्या ठिकाणी नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावं लागतं आणि मला वाटते प्रशासनाच्या वतीने अनेक कामं आजही त्या पद्धतीने होत नाही आहेत आणि म्हणूनच आज मुंबई शहरामध्ये अनेक ठिकाणी गैरसोय देखील आहे. त्यामुळे मुंबईकर आज तो रोष त्या प्रशासनावर त्या ठिकाणी ठेवत आहे. थँक्यू. तर या होत्या राखी जाधव मॅडम, ज्यांनी अत्यंत सुंदर पद्धतीने महानगरपालिकेबाबत विषय आपल्यासमोर मांडले आहेत. थैंक यू. नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नहीं 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. आज हम हैं वर्सोवा विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ हैं अदनान भाई जी, जो वर्सोवा विधानसभा के तालुका अध्यक्ष हैं. अदनान जी, आज बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो विभाग के नरेंद्र वर्मा जी हैं उनको एक राष्ट्रीय पद पे महासचिव के रूप में नवाजा गया और प्रवक्ता बना के उन्हें मीडिया के प्रमुख प्रवक्ता बनाए हैं. तो आपने उनका आज यहाँ पे कार्यक्रम लेकर उनका स्वागत किया है. अदनान भाई जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, पहले तो मैं साहब का एकदम ये था कि उनको एक दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना था कि साहब ने जिस तरीके से पार्टी ने उनके ऊपर जो जवाबदारी दी है और यानी एक बहुत जिम्मेदार लॉयलिस्ट आदमी के ऊपर पार्टी ने एक जवाबदारी, अक्सर आपने कहीं देखा होगा कि हर लीडर्स को कुछ ना कुछ जवाबदारी देते हैं, लेकिन हमने ऐसे देखे जो सीनियर लीडर है जिनको पार्टी ने 3 जवाबदारी दी है, तो उसके लिए तो हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी को ये खुशी है कि हम ऐसे नेतृत्व में हम अपने आप को यहाँ पे रखे हुए हैं. अदनान भाई जी, जैसे आप देखते हो कि मुंबई में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना जैसे बड़ी पार्टियां हैं, आपके वर्सोवा विधानसभा में भी उनका अच्छा वर्चस्व है, लेकिन जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़े पैमाने पे एक साथ खड़ा करना और आने वाले इलेक्शंस के दौर में सब जो चुनाव लोगों तक हम जाने वाले हैं, तो आप तालुका अध्यक्ष के रूप में किस तरह जाओगे, कितनी मजबूत अपनी पार्टी को कर पाओगे अपने इस विभाग में?
मैं पहले आपको बता दूं, मैं वर्मा साहब के पास 2010 से जुड़ा हुआ हूं। मैं जब 2010 में जुड़ा था तो तभी साहब ने हमारे को युवक की जवाबदारी दी थी। एज ए युवक तालुका अध्यक्ष मैं काम किया था उनके नेतृत्व में। उसके बाद साहब ने मुझे ये पेरेंट बॉडी की जवाबदारी, जो बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, हम लोग यहाँ पे एकदम शून्य से शुरू किए, क्योंकि शुरू से अगर आप देखे जाए तो ये सीट कांग्रेस के पास थी, राष्ट्रवादी का यहाँ पे वो नहीं था। अगर आप ये कहीं पे भी एनालिस्ट करो, जैसे हम एक आपको उदाहरण दे दूँ, जैसा वर्ली में सचिन बाबू का, जब सचिन बाबू एमएलए थे तो हमेशा वहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स के वोट्स कम ही रहते थे। तो आज हमने जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और मेरे को ये लगता है कि आने वाले टाइम पे हम सिंसियरिटी से जिस तरीके से काम करें, आज जो आप ये यहाँ पे जो लोग आए थे, ये लोग जो है ये दिल से साहब के साथ और हमारे साथ पार्टी में जुड़े हुए हैं। और आपको ये है कि एक सक्षम पार्टी बनाना, यानी कार्यकर्ता जुड़ना इतना आसान नहीं हो जैसे ये वो। हम उम्र मीडिया वालों को तो मालूम है कि हर आज एक कार्यकर्ता अपना निकाल लेता है, पद ले लेता है, फिर अपना कार्ड छपा के आरटीआई एक्टिविस्ट चालू कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे काफ़ी स्क्रूटनी करके पार्टी में किसको पद देना, भले हम लिमिटेड है लेकिन लॉयल है। और हम आने वाले ये चुनाव में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे अपना एक नगर सेवक जिताने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको कि नरेंद्र वर्मा जी ने तो आपको सिग्नल दे दिया कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव आपको लड़नी है। तो आप किस रूप में तैयार हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे विभाग में, तो आपको अगर ये जवाबदारी दी जाती है तो आप किस तरह निभाओगे और किस तरह जीत हासिल करने के लिए कोशिश करोगे? नहीं, मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी। देखो, अगर तुम ग्राउंड लेवल पे रह के लोगों के बीच में अगर रह के तुम अगर लोगों की समस्या को समझोगे, ज़रूरी नहीं है कि हम हर काम कर पाओगे, लेकिन लोगों के अगर समस्या को समझोगे और उसमें से कुछ काम का भी तुम अगर ये उनको रिजल्ट दोगे तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के पब्लिक का सपोर्ट आपको ज़रूर रहेगा। आप किस तरह देखते हो कि जैसे अभी महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल के विषय दाम जो बढ़े हुए, इसके बारे में लोग भड़के हुए हैं, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाली महानगर पालिका चुनाव में होता हुआ आप देख पाओगे? ज़रूर, डेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक आज बहुत समझदार हुई। आज ग्राउंड रियलिटी पे तो लोग यानी उगता गए हुए। आज एक कॉमन मैन तो बेचारा बॉम्बे में रहने का एक सपना ही छोड़ देगा क्या रहने के, जो जिस तरीके से हालात चालू है। और मैं समझता हूँ कि हमारे से ज़्यादा मीडिया पीपल को ज़्यादा ये मालूम है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चालू है क्या नहीं चालू है। लेकिन इसके बाद भी, इसके बावजूद, इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद भी मोदी जी आज नंबर 1 पे रहते हैं। और हर देश में जैसे उसके सम्मान होते हैं तो उसके बारे में उनका बहुत एक रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इसको आप किस तरह देखते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इसको राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आप किस तरह देख रहे हो कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है, क्या बात? नहीं, अगर आप इस तरह देखिए जाए तो आज पवार साहब की वही आज 80-82 के ऊपर है। तो पवार साहब का अगर आप टेन्योर देखो तो पवार साहब ने जो कोविड काल में भी, यानी आज वो एक एज का फैक्टर लेके उन्होंने घर पे नहीं बैठे कि नहीं मेरी एज है और ये है। आज कहीं पे जो अर्थक्वेक आ रहे हैं या कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो अगर आप देखेंगे, अगर महाराष्ट्र में सबसे पहला लीडर अगर कोई अगर वहाँ पे पहुँचा है तो माननीय हमारे शरद पवार साहब है। इसका तो आप मीडिया वाले भी इस चीज़ को मानते हो। थँक्यू अदनान जी। त्याचप्रमाणे मीडियाचे प्रवक्ते असं म्हणून ज्यांना एक पक्षाच्या वतीने मोठ्या साहेबांनी अनेक वर्षांपासून त्या ठिकाणी तालुका अध्यक्षांनी सांगितलं की अजितदादांनी देखील त्यांना संबोधत असताना एक पक्षाचे निष्ठावंत असे सहकारी म्हणून त्यांनी सांगितलं. हे खरं आहे, कारण अनेक वर्षांपासून या मुंबई शहरामध्ये ज्या ज्या जबाबदारीच्या माध्यमातून साहेबांनी वर्मा साहेबांना काम करण्याची संधी दिली, त्याचबरोबर राज्यस्तरावर म्हणा किंवा राष्ट्रीय स्तरावरती ज्या ज्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर टाकण्यात आल्या, त्या सर्व जबाबदाऱ्या अगदी निष्ठेने त्या ठिकाणी त्यांनी त्या पार पाडल्या, त्याच्यामध्ये यश मिळवण्याचं काम केलं. या ठिकाणी उपस्थित आपण सर्वजण या अनेक अनुभवांचा आपण देखील साक्षीदार आहोत. आणि म्हणून निश्चितपणे या पश्चिम उपनगरामध्ये येणाऱ्या दिवसांमध्ये एक महत्त्वाचा जी जबाबदारी आपण म्हणता येईल, त्या तालुक्यामध्ये आज साहेबांकडे, वर्मा साहेबांकडे पाहत असताना आपण सर्व पाहत आहोत. या सर्व गोष्टींचा पहिला टप्पा जो आहे तो मुंबई महानगरपालिका आहे. आणि म्हणून तालुका अध्यक्षांच्या माध्यमातून या तालुक्यामधील सर्व वॉर्डांमध्ये
या ठिकाणी उपस्थित आपण सर्वजण वेगवेगळ्या वॉर्डांमधून आपण त्या ठिकाणी पदांवरती काम करताय आणि हे काम करत असताना आपण एक दूरदृष्टी जी वर्मा साहेबांनी या ठिकाणी ठेवलेली आहे, जबाबदारी तुमच्या आपल्या सर्वांवरती आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. प्रत्येक दिवस जो आहे तो आपल्या पक्षाच्या वतीने लोकांच्या कामाला येणारा, लोकांच्या उपयोगी पडणारा असा तो दिवस असायला पाहिजे आणि स्वीकारलेली आहे. म्हणजेच कदाचित या सगळ्या गोष्टी करत असताना काही कमी वेळ आपल्याला ते देतील, पण त्यांचे समर्थक म्हणून किंवा त्यांचे सहकारी म्हणून आपण या तालुक्यामध्ये आपण सर्वांनी कार्यरत व्हायला पाहिजे अशी मी आपल्याकडे विनंती करते. साहेब, आपल्याला येणाऱ्या दिवसांमध्ये अशाच प्रकारे चांगल्या जबाबदाऱ्या, मोठ्या जबाबदाऱ्या पक्षाच्या वतीने, साहेबांच्या वतीने मिळतील अशी मी सदिच्छा व्यक्त करते. धन्यवाद. के अध्यक्ष फिर वो हमारी युवती की मनीषा देशमुख हो, हमारे फिल्म और कल्चरल के सलमान सोमजी हो, हमारे साउथ इंडियन सेल के मितेश शेट्टी हो, साथ ही में मेरे तमाम तालुका की कमेटी, युवती की कमेटी, तमाम तालुका के हमारे फ्रंटल के और सेल्स के ऑफिस बेरर्स, तालुका के वार्ड के अध्यक्ष, हमारे शौकत भाई अक्सा मस्जिद रोड के हमारे शौकत भाई और जिन्होंने एक सरप्राइज के रूप में, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राखी जाधव आने वाली है, राखी ताई आने वाली है, ऐसे हमारे, क्योंकि शुक्रवार को ये अनाउंसमेंट हुआ और शनिवार को यारी रोड 7 बंगले के कार्यालय में तालुका ने किया था इसी तरह का कार्यक्रम, और आज यहाँ पर इस तरह का ये दोनों कार्यक्रम हमारे तालुका के अध्यक्ष और उनकी तमाम टीम और हमारे मुंबई के तमाम पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट के, ऐसे हमारे अदनान भाई जी यहाँ पर उपस्थित, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विचारों को मानने वाली, पवार साहब के विचारधारा को मानने वाली मेरे तमाम साथी, भाइयों बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं हमारी कार्याध्यक्षा मुंबई की राखी ताई जाधव, जो घाटकोपर से भी, इस वक्त तो वो मुंबई कार्यालय में थी, शाम के वक्त वहाँ का काम देखते हुए वहाँ से यहाँ पहुँचना वर्सोवा ये जताता है कि वर्सोवा तालुका पे उनका कितना प्रेम है। तो मैं सभी तमाम लोगों की ओर से, अपने तालुका की ओर से राखी ताई, राखी जाधव, जिन्होंने जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ तो फिर वर्सोवा में भी उन्होंने होर्डिंग लगाई, साउथ मुंबई में भी पार्टी ऑफिस के वहाँ भी मुझे चारों तरफ से लोग पिक्चर भेज रहे थे कि राखी ताई ये पहली हमारी कार्य अध्यक्षा, पहली लीडर हमारी पार्टी की जो 3 बार नगर सेविका रह चुकी है, गठनेता बीएमसी में रह चुकी है
और आज मुंबई पार्टी ने उनको मुंबई कार्याध्यक्ष के रूप में जवाबदारी दी है। उन्होंने सबसे पहले होर्डिंग पूरे मुंबई में लगाई। तो वर्सोवा तालुका की तरफ से ये जो जवाबदारी है, बड़ा पद यानी बड़ी जवाबदारी। पहले भी जब जवाबदारी आदरणीय पवार साहब ने दी, जिस इंसान का कोई भी शख्स परिवार का राजनीति में नहीं हो, जिसका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर ना हो, उस इंसान को जब स्टूडेंट था, जब एनसीपी नहीं बनी थी, उस वक्त नगर सेवक पद उन्होंने दिया। पहले तो उन्होंने एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। एनएसयूआई का जब अध्यक्ष बनाया तो यूनिवर्सिटी इलेक्शन में राज ठाकरे किया। उसके बाद मुझे नगर सेवक की सीट दी उन्होंने, आदरणीय पवार साहब ने, जो सीट कभी भी कांग्रेस के पास नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हम सब कांग्रेस में थे, एनसीपी बनी नहीं थी। तो एक ऐसे बड़े पहलवान के सामने मुझे डाल दिया था कि लड़ो जाके वहाँ पर, और वो इंसान 25 साल से वहाँ से जीत रहा था। कोली समाज का बहुत बड़ा नेता मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, मृणालताई गोरे जैसे बड़े बड़े नेता वहाँ पे प्रचार में आए, और हमारे प्रचार में कोई नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स और यूथ थे उस वक्त। और वो चुनाव हमने मुंबई में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। उसके बाद जब एनसीपी बनी तो साहब ने मुझे यूथ का अध्यक्ष बनाया। जब यूथ का अध्यक्ष बना तो सिनेमा घरों में आप राष्ट्रगीत के लिए खड़े होते हैं आज, उसकी शुरुआत हमने की। कारगिल युद्ध हो रहा था, हम कारगिल युद्ध जीते, और एक देशभक्ति की भावना पूरे देशवासियों में कैसे हो, तो वो विचार मेरे मन में आया। हमने सरकार से बात की, हमने थिएटर मालिकों से बात की, लंबी मीटिंगें चली, कई दिनों तक सब चर्चा हुई, और फिर बाद में हमने ऑर्डिनेंस यानी सरकार ने कानून, सरकार को हमने कहा इसको आपको कानून बनाना है, और वो कानून बना। और फिर सब थिएटर मालिकों से मीटिंगें हुई, उनको एक मंच पर लाया गया, और आज आप राष्ट्रगीत के लिए सिनेमा घरों में खड़े होते हैं। ये हमने 2003 में इसकी हमने शुरुआत की। जब स्टूडेंट्स की जवाबदारी मेरे पास थी, आदरणीय शरद पवार साहब ने, जनाब शरद पवार साहब ने जब दी थी, तो कॉलेजों में, क्योंकि स्टूडेंट था, तो कॉलेजों में अगर एक विषय में डिग्री कॉलेज में अगर स्टूडेंट फेल हो जाता था तो उसका पूरा साल खराब हो जाता। तो हमने एक आंदोलन छेड़ा कि नहीं, अगर 6 सब्जेक्ट में, डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट में अगर वो 3 सब्जेक्ट में पास होता है और बाकी 3 सब्जेक्ट में फेल होता है, उस वक्त अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होता था तो वो एक साल खराब उसका होता था। और उसका असर आगे जाके किस पे पड़ता था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आती है, कुछ ऐसी बड़ी परीक्षाएं होती है, फिर वो पुलिस ऑफिसर की परीक्षा हो, वो डिफेंस में जाने की परीक्षा हो, वो ऐसी कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती है, उसके अंदर एज लिमिट होती है। और जब स्टूडेंट फेल हो जाता था 1 साल या 2 साल, फिर वो उस एज को पार कर जाता था, और उसका करियर यानी जो वो बनना चाहता था वो नहीं बन पाता। तो इसको पूरी तरह से स्टडी करके हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैंने यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से घेरा, भूख हड़ताल पे बैठे, और ये कानून लाया यूनिवर्सिटी का कि अगर डिग्री कॉलेज में कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में अगर 6 सब्जेक्ट में स्टूडेंट 3 पास करता है और 3 में फेल भी होता है, तो वो सेकेंड ईयर में उसको भेज दो, और सेकेंड ईयर में वो 6 पेपर और पिछला
3, 2 या 1 पेपर जो बचा है वो भी उसके साथ दे, ऐसा उसका साल बचाया। उसको ATKT कहते हैं, अलाउ टू कीप डाउन, ATKT यानी स्टूडेंट का 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कानून लाया जो आज भी चल रहा है। BST बसों में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन मिले। हमारी BST बस जो मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन के बाद, तो वो जो 50% कंसेशन, छगन भुजबल शिवसेना के मेयर थे, उस वक्त वो शिवसेना में थे, हम सब कांग्रेस में थे, NCP बनी नहीं थी, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया और छगन भुजबल साहब के पूरे महानगर पालिका को हमने घेर लिया और उनका जो चेंबर था उसकी बहुत जोरों से तोड़फोड़ की, हंगामा किया, न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी। और हमने कहा कि जब तक आप स्टूडेंट्स को BST में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक 50% कंसेशन नहीं दोगे, हम BMC से नहीं उठेंगे, क्योंकि BMC देखती है। चर्चा हुई, मीटिंगें चली। हमारी मांग थी कि भाई 50% कंसेशन दिया जाए, हमारी मांग थी कि फ्री पास दिया जाए 100%। लेकिन BST हमारी जो है, आप लोगों को बता दूं, ये माइनस में चलती है, नुकसान में चलती है। BST लाखों रुपए हर साल नुकसान में चलती है। उसको जो फायदा, उसको जो कवर अप करती है, वो सिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है BMC का, वो प्रॉफिट में चलता है और वो BST को संभालता है। तो फिर इस बात पे सहमति बनी कि 50% पे मान जाओ नरेंद्र वर्मा। और जो आपने ग्रेजुएशन तक कहा कि आपने मांग की थी, वो मांग उस वक्त फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की मंजूरी हमको मिली। आज भी हम सबके बच्चे जब BST जाते हैं, BST में, तो उनको 50% कंसेशन है आज भी। तो ये चीज़ भी उस वक्त जब पवार साहब ने जो जवाबदारी दी, आज नागालैंड में, मेघालय, हम सिर्फ सुनते हैं नागालैंड, मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आज हमारा जिस तरह यहाँ ऑफिस है, हमारा मुंबई में है, क्लर्क हाउस में के शौकत भाई